सॉरी भाई, वो वीडियो का साइज ज़्यादा बड़ा हो गया था तो वीडियो जो है वो बीच में रुक गई थी, उसका सिर्फ निष्कर्ष रह गया था। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। जो सविनय विज्ञान आंदोलन ना उसका था साइमन कमीशन वाला, ठीक है। साइमन कमीशन का आगमन भारत में एक विवादास्पद और विभाजनकारी मुद्दा था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने के साथ साथ अशांति और असंतोष की भावना में भी योगदान दिया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, गांधी इरविन समझौता वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलन की पलायनवादी मनोवृत्ति का परिचायक न होकर गांधीवादी रणनीति का एक अहम हिस्सा था, जिसे तत्कालीन राष्ट्रीय घटनाओं के अदूरदर्शी दृष्टिकोण द्वारा पहचाना नहीं जा सका। भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं गांधी इरविन समझौता था क्या। जो महात्मा गांधी और इसके बीच में होता है इरविन के बीच में, ठीक है। तो वायसराय था भी उस टाइम पर लॉर्ड इरविन, ठीक है। गांधी और इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को एक समझौता होता है, जो कि गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद ही गांधी जी जो है वो दूसरे सम्मेलन में भाग लेते हैं, लेकिन लोगों के द्वारा काफ़ी इसका विरोध किया जाता है। आज तक ये एक डिबेट का मुद्दा है, इसलिए है क्योंकि 5 मार्च 1931 को तो इनका मतलब एक ये समझौता होता है, ठीक है, गांधी के बीच में और इरविन के बीच में, गांधी जी के बीच में। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। तो लोगों का कहना है कि मतलब गांधी जी ने पूरे मतलब सच्चे मन से जोरदार मतलब इस बात की मांग नहीं की कि भाई हमारे जो कैदी हैं, राजनीतिक कैदी हैं, उनको छोड़ा जाए, ठीक है। तो इसलिए इस बात का काफ़ी विरोध किया जाता है। भूमिका 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है और पहले दूसरे में भाग नहीं लेती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, ठीक है भाई। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का आश्वासन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को दिया गया। अब समझौते को राष्ट्रीय आंदोलन की पलायनकारी मनोवृत्ति मानने के कारण क्या है, क्यों माना जाता है ऐसा। तो इस समझौते में पूर्ण स्वराज्य का उल्लेख नहीं था, जिसे कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में तय किया था। भाई जो ये समझौता किया गया था इसमें पूर्ण स्वराज्य का तो कोई उद्देश्य ही नहीं था, जिसे लाहौर अधिवेशन में तय किया गया था। सबको पता है भाई 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था जवाहरलाल नेहरू वाला, उसमें पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया गया था। कुछ लोगों ने इसे पूंजीपति वर्ग के दबाव के रूप में देखा और माना कि इसके माध्यम से केवल पूंजीपतियों के हितों को ही ध्यान में रखा गया था। उनका कहना था भी गांधी ने सिर्फ पूंजीपतियों का ही समर्थन किया है, आम जनता का नहीं किया है। वहीं कुछ युवा क्रांतिकारी भगत सिंह और उनके साथियों की सजा माफ न करवा पाने के कारण भी इसे असफल मानते हैं, ठीक है भाई। और उसे भी कहते हैं कि औपनिवेशिक सरकार के सामने एक प्रकार से झुकना था भाई, जब हम अपनी राजनीतिक कैदियों को भी भगत सिंह और कोई नहीं छुटवा पाए, ठीक है। गांधीवादी रणनीति, अब इसकी गांधीवादी रणनीति क्या थी भी, संघर्ष विराम भी, क्योंकि एक लंबा टाइम स्टार्ट हो गया था भी, क्योंकि स्टार्ट कब होता भी 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होता है ना, जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है नमक कानून से, ठीक है। 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल 1930 को जब वो पहली बार नमक कानून तोड़ते हैं, ठीक है, तब से स्टार्ट होता है। तो एक लंबा टाइम पीरियड हो गया था, जिसके कारण भी ये क्या कह रहे हैं कि संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति के तहत यह मान्यता था कि आंदोलन लंबे समय तक नहीं चलाया जा सकता। गांधी जी अहिंसात्मक और नियंत्रित जन आंदोलन में विश्वास करते थे, परंतु शीर्ष नेतृत्व की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। गांधी जी ने दबाव समझौता दबाव की रणनीति अपनाई थी। निष्कर्ष, गांधी इरविन समझौते को समग्रता में देखे जाने की जरूरत है। इसे यह भी स्पष्ट था कि उपनिवेशी सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व को स्वीकारा तथा उसके नेतृत्व को बराबरी का दर्जा प्रदान किया भी। मतलब कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि अब जो औपनिवेशिक सरकार थी उसे भी पता चल गया था कि अब तुम्हारा टाइम पीरियड यहाँ पर खत्म होने वाला है, इसलिए उन्होंने इसे बराबरी का दर्जा दिया, ठीक है। हो गया भी ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद है, सांप्रदायिक अधिनिर्णय के द्वारा ब्रिटिश सत्ता ने दलितों की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास किया था, किंतु इसने भारतीय समाज की विविधता में परस्पर विरोधी हितों के मध्य खाई को अधिक गहरा कर दिया। ये क्या है, अब देखो भाई, जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय है ये किसके द्वारा पारित किया गया था, रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा। जो 1909-1919 वाला जो अधिनियम था ना, जिसमें भी पहले मुसलमानों को, फिर मुसलमानों के साथ साथ भाई जितने भी एंग्लो इंडियन यूरोपियन, उनको जो है एक अलग प्रतिनिधित्व दिया गया था, ठीक है। उसी प्रकार से अब ये क्या बोले, जो अनुसूचित जाति दलित वर्ग है ना, उसको भी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। लेकिन गांधी जी इसका विरोध करते हैं और ये इनको मतलब
कह देते हैं पत्र लिखकर रैमजे मैकडोनाल्ड को कि भी अगर ऐसा किया गया तो ये आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। उसके बाद जो महात्मा गांधी हैं और अंबेडकर जी हैं उनके बीच भी पूना पैक्ट होता है, शायद 26 सितंबर है या 24 सितंबर, ठीक है, 1932 को पूना की यरवदा जेल में होता है, ठीक है, इसलिए इसको पूना पैक्ट बोला जाता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो अलग से निर्वाचन था ना उसको तो बंद कर दिया जाता है, भी उसको कैंसिल कर देते हैं। उसके साथ साथ जो मतलब दलित वर्ग था ना उसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए सीटें उसी में आरक्षित कर दी जाती हैं और बढ़ा दी जाती हैं, ठीक है। ये था भाई सांप्रदायिक अधिनियम, कम्युनल अवार्ड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। भूमिका। भारत की प्रांतीय विधायिका में दलितों के प्रतिनिधित्व के बारे में 16 अगस्त 1932 को प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा ब्रिटिश संसद में एक घोषणा की गई। ये कौन था भी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री था, जिसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अधिनिर्णय के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति का यह एक अन्य उदाहरण था। अब इसमें प्रावधान क्या क्या थे? प्रांतीय व्यवस्थापिका की सदस्य संख्या बढ़ाकर 2 गुनी कर दी गई, ठीक है। क्या क्या प्रावधान थे? आपको प्रावधान सबके याद रखने, जैसे हमने अभी सबसे पहले, इससे पहले कौन सा किया था भी? साइमन कमीशन। उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे? जो द्वैध शासन था उसको समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। जो वायसराय था भी, गवर्नर था, उसको ज़्यादा शक्ति देने की बात कही गई थी। इसके साथ साथ और क्या कहा गया था भी? जो मतलब सांप्रदायिक ये वोट वाला सिस्टम था इसको इन्होंने एज इट इज़ रखने की बात कही थी। उसके साथ साथ जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था उसमें इन्होंने मना कर दिया था। और एक और क्या किया था भी? जो कैबिनेट सदस्य थे ना उसमें भी जो है गवर्नर को सर्वोच्चता कौन किसको बनाना है, शामिल करना है, उसमें भी उसको अधिकार दिया गया था, ठीक। तो अब इसके प्रावधान आपको देखने हैं। प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं की सदस्य संख्या बढ़कर 2 गुनी कर दी गई। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। फिर क्या क्या किया गया था वो आप देख लो। सबसे पहले तो जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी उसकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 2 गुना कर दी गई। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ये तो सबको पता भी, अल्पसंख्यकों के लिए भी इन्होंने अलग निर्वाचन की व्यवस्था की। स्त्रियों के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित किए गए। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन और प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। इसका गहनता से विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि इसके द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर करने का प्रयास किया गया था। प्रांतों में वास्तविक उत्तरदायी शासन का विकास न हो सका, क्योंकि जो 1919 का अधिनियम जो मतलब सविनय विज्ञा आंदोलन था ना उसमें बोला गया था कि भी प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके प्रांतों में मतलब उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, लेकिन प्रांतों में वास्तविक उत्तरदायी शासन का विकास नहीं हो सका। केंद्रीय व्यवस्थापिका के संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। प्रांतों में तो क्या किया गया? व्यवस्थापिकाओं की संख्या 2 गुनी कर दी गई, लेकिन जो केंद्रीय व्यवस्थापिका थी उसके संगठन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। यह निर्णय पक्षपात पर आधारित था। मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। अस्पृश्यों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था के द्वारा हिंदुओं में ही फूट डालने का कार्य किया गया था। ये तो थे इसके प्रावधान, ठीक है। क्या क्या प्रावधान थे? सबसे पहले तो जो प्रांतीय विधायिका थी उनकी संख्या 2 गुना कर दी गई। अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित की गई। इसके साथ साथ भी महिलाओं के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित की गई। प्रांतों में कोई किसी प्रकार का जो है स्वायत्त शासन, उत्तरदायी शासन स्थापित नहीं हो सका। केंद्र की जो व्यवस्थापिका थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो दलित वर्ग था उसके लिए अलग प्रतिनिधित्व और अलग इलेक्शन भी हुई। सांप्रदायिक अधिनिर्णय वाला जो इलेक्शन था ना वो किया गया था, ठीक है। उसके बाद भी और क्या किया गया था भी? जो यह निर्णय था ना वो पक्षपात पर आधारित था। मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ाने का प्रयास किया गया था। अब अस्पृश्यों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था करके हिंदुओं में ही फूट डालने, आपस में हिंदू में फूट डालने का कार्य किया गया था, ठीक है। अब है भी पूना पैक्ट। पहले गांधी जी का विरोध। 18 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर गांधी जी ने इस निर्णय का विरोध किया। भी 16 अगस्त को तो घोषणा ही करता है, ठीक है। 18 अगस्त को गांधी जी को पत्र लिख देते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया गया भाई, इसको प्रणाली को समाप्त नहीं किया गया तो 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन कर देंगे। पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932। अभी लेटेस्ट भी इससे रिलेटेड कुछ हुआ था भी, वो मेरे को याद नहीं है, करंट अफेयर्स में था, पता नहीं तो कोई जेल का नाम बदला गया था, कुछ ऐसा था, ठीक है। यरवदा सेंट्रल जेल में, क्योंकि इसको अभी 1900 जैसे पूरे के पूरे कितने साल हो गए थे, 32 साल तो नहीं हुए थे भाई पूरे, लेकिन मतलब 90 साल हुए थे।
कुछ मतलब किया गया था। आप करंट अफेयर्स में इसको एक बार चेक कर लेना। पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली को खत्म करके उनकी सीटें जो कि आरक्षित थी प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 148 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या कितनी कर दी गई? 18% कर दी गई। यहाँ तो टोटल सीटें 18% की गई थी और वहाँ क्या क्या था भी प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 148 सीटें कर दी गई थी। इस निर्णय के द्वारा ब्रिटिश सत्ता ने स्वघोषित तौर पर दलितों की स्थिति में सुधार हेतु प्रयास किया, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका प्रमुख लक्ष्य फूट डालो और शासन करो था। ठीक है। सविनय विज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ हुई तथा सविनय विज्ञा आंदोलन के क्या कारण थे, इसके महत्व का समालोचनात्मक व्याख्या करें। अब मैं आपको वैसे बता देती हूँ भाई, एक बार पहले जो क्या था भाई, ये सविनय विज्ञा आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? मतलब सविनय अवज्ञा, मतलब बहुत विनम्रता से आप किसी की बात का विरोध करो। ठीक है, ये था इसका मतलब। सिविल ओबीडियंस इसी को बोला जाता है। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी कहाँ से होती है? दांडी मार्च से। दांडी मार्च यात्रा महात्मा गांधी ने भी कहाँ से स्टार्ट की थी? साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को करते हैं। 6 अप्रैल 1930 को ये वहाँ पर पहुँच जाते हैं। टोटल 240 किलोमीटर की यात्रा होती है और 24 दिन इसको लगते हैं। वहाँ जाकर ये नमक को उठाकर नमक बनाते हैं, जिससे नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, ये थे इनके सविनय विज्ञान। अब ये किया क्यों था? क्योंकि नमक का जो नमक के उत्पादन और बिक्री पर किसका नियंत्रण था? सरकार का। अगर मान लो किसने भूल कर मुट्ठी भर नमक भी ले लिया तो उसके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता था, मतलब उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता था। ठीक है। तो भाई भूमिका है। सविनय विज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से शुरू हुई थी, जिसे नमक सत्याग्रह के रूप में भी जाना जाता है। दांडी मार्च ये ऐसा आंदोलन था भाई, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं ना तो सबसे पहले पूछा जाता है। वैसे तो देखो, महिलाओं ने स्वदेशी आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किया था, लेकिन बड़े स्तर पर महिलाओं ने किस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था? सविनय विज्ञा आंदोलन में। ठीक है। दांडी यात्रा महात्मा गांधी के ने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ, याद रखना भाई यहाँ पर 78 अनुयायी हैं और जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वहाँ पर 72 प्रतिनिधि हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है। अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 को आरंभ की गई 24 दिन की यात्रा करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी द्वारा नमक बनाने के साथ पूरी होती है। यह अहिंसक विरोध प्रदर्शन आंदोलन था। समुद्री नमक बनाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ा गया। इसके साथ सविनय विज्ञा आंदोलन आरंभ होता है। और सबको पता भी, जब गांधी इरविन समझौता होता है, एक बार सविनय विज्ञा आंदोलन बंद कर दिया जाता है। जब फिर दोबारा गोलमेज सम्मेलन से वापस आते हैं, फिर इस आंदोलन को चलाते हैं, लेकिन वो गति इसमें नहीं आती। ठीक है। तो सविनय विज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे? नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का नियंत्रण था। अगर किसी ने एक मुट्ठी नमक भी उठा लिया तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता था भाई। ठीक है। साइमन कमीशन, क्रांतिकारियों की गैर कानूनी गिरफ्तारी भी सविनय विज्ञा आंदोलन के आधार बने। एक तो साइमन कमीशन आया था, वो क्रांतिकारियों की गैर कानूनी गिरफ्तारी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के आधार थे। अब महत्व, ब्रिटेन से होने वाले आयात में गिरावट आई। जो ब्रिटेन से आयात होता था उसमें गिरावट आई। अखिल भारतीय भागीदारी शामिल हुई, क्योंकि इसमें ना हर कोने से लोग शामिल हुए थे। समाज के लगभग सभी वर्ग इसमें शामिल हुए थे। इसको वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई। महिलाओं की सबसे अधिक भागीदारी थी इसमें। ये थे इसके महत्व। मूल्यांकन, भारतीय घरेलू उद्योग में बहुत कम वृद्धि हुई और आगे चलकर भारतीय निर्यात में भी पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई थी। अंत में इस आंदोलन के विराम 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के द्वारा औपचारिक रूप से इसे बंद कर दिया गया था। वैसे बाद में दोबारा भी चलाते, लेकिन कोई खास चलता नहीं है। ठीक है। जहां एक और पूर्व के आंदोलन शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थे, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाला पहला आंदोलन था। ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित होने वाला था भी। जो इससे पहले के आंदोलन थे वो शहरी क्षेत्र तक सीमित थे, लेकिन ये शहरों से लेकर गांवों तक फैला हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनता को एकजुट किया। चर्चा करें। भूमिका, भी भारत छोड़ो आंदोलन का सबको डिटेल में पता है, पर मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भी, कहाँ पर था? बम्बई में। ठीक है। मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। ग्वालियर टैंक, आपको याद रखना भी कहाँ कैसे, जैसे असहयोग आंदोलन था वो कहाँ था?
नागपुर अधिवेशन में पारित होता है और जब बलिया में उसको बंद किया जाता है। ठीक है, कब करते हैं? 12 फरवरी 1922 को। स्टार्ट कब करते हैं अभी? नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, 1920 में। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। गवालिया टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। वैसे कई बार इसका नाम भी मोहम्मद इकबाल का जुड़ा हुआ है इस नारे के साथ नाम। ठीक है, आप जब लूसेंट की बुक में देखते हो ना, तो गवालिया टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। कारण आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रीपस मिशन का पतन था। आपको पता है भाई, 1942 में क्रीपस मिशन आता है, लेकिन इसको अस्वीकार कर दिया जाता है क्योंकि एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात करता है। ठीक है, भारत को। आंदोलन का तात्कालिक कारण क्रीपस मिशन का पतन था। मिशन विफल हो गया क्योंकि इसने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि विभाजन के बाद डोमिनियन स्टेटस का देने की पेशकश की थी। दूसरे विश्व युद्ध में भारत से अंग्रेजों को बिना शर्त समर्थन की ब्रिटिश धारणा भी, मतलब ना तो भारतीयों की कोई शर्त मानी गई थी और ऐसे बेफालतू में उठाकर इनको दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश विरोधी भावनाओं और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, अब लोगों के मन में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं हो गई थी और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। अब लोग क्या चाहते थे भाई? पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे और ब्रिटिश लोगों के प्रति अब उनके मन में विरोधी भावना थी। ठीक है, सफलता। इस आंदोलन के बाद भविष्य में ऐसे नेताओं को जन्म दिया जिन्होंने भूमिगत गतिविधियों को आरंभ किया था। आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो चलाया था। पता चल गया अभी कौन कौन से, एक तो भूमिगत गतिविधियों को अंजाम दिया, ऐसे ऐसे नेता हुए। दूसरा भाई, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो चलाया। राष्ट्रवाद और भाईचारे की भावना बढ़ी। बच्चों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए तथा नौकरियां छोड़ दी। स्वतंत्रता के लिए इसने मार्ग प्रशस्त किया। असफलता। आंदोलन में हिंसा देखी गई जो कि पूर्व नियोजित नहीं थी। आंदोलन को अंग्रेजों द्वारा हिंसक रूप से दबा दिया गया। गांव के गांव जला दिए गए। इस प्रकार हिंसा का सहारा लिया। सबसे बड़ी बात तो यही थी भाई असफलता की, कि जिस दिन आंदोलन स्टार्ट होता है ना, उसी दिन जितने जो मेन नेता थे ना, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा आंदोलन था जो नेतृत्व विहीन था? तो कौन सा था भी? भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि नेता तो उसी दिन इन्होंने गिरफ्तार कर लिए। ठीक है, तो वो एकजुटता कैसी होगी? ठीक है, इस प्रकार हिंसा का सहारा लिया गया। समर्थन का अभाव। किस किसने इसका समर्थन नहीं किया था भाई? मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू कम्युनिस्ट पार्टी। आपको पता हो ना इससे कौन से रिलेटेड थे भी? एक तो जयनारायण थे, और कांग्रेस की मांग सबसे पहले किसने की थी भी बताओ? ठीक है, तो वो भी क्या थे? कम्युनिस्ट नेता थे। हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मुस्लिम लीग ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने और हिंदू महासभा ने। ठीक है, यह आंदोलन स्वतंत्रता के अंतिम चरण को इंगित करता है। इसने गांव से लेकर शहर तक ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी। अंततः भारत को आज़ादी मिली। ठीक है भाई, ये तो थे जो 1885 से 1947 वाला टॉपिक है ना, कि किसके क्या प्रभाव पड़े थे, वो वाला है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं भाई युद्ध। सबसे पहला युद्ध कौन सा है? प्लासी का युद्ध। अब इसके कारण क्या थे प्लासी के युद्ध के? अंग्रेज जो है वो कलकत्ता की किलेबंदी कर रहे थे, फ्रांसीसी भी कर रहे थे, लेकिन फ्रांसीसी चंद्रगिरी की वो मान जाते हैं, अंग्रेज नहीं मानते हैं। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, परंतु अंग्रेज नहीं माने। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया, जहां ब्लैक होल की घटना घटती है। भी पता नहीं असलियत में हुई थी या नहीं हुई थी, जॉर्ज होलवेल के द्वारा इस घटना को नाम दिया गया है भाई। ठीक है, वो क्या कहता है कि 146 में से 123 अंग्रेज इसमें मर गए थे। यह घटना 20 जून 1756 को घटती है। लॉर्ड क्लाइव और वाटसन की सेना कलकत्ता पहुंच जाती। इसी टाइम आपको पता है ना, जो मैसूर के युद्ध है ना, वो हो रहे थे, लेकिन वहां से क्लाइव आ जाता है। क्लाइव और वाटसन यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अलीगढ़ की संधि। फरवरी 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच जो है अलीगढ़ की संधि होती है, जिसके अनुसार अब जो है कलकत्ता की वो किलेबंदी भी करेंगे, सिक्के भी डालेंगे और वहां कोई कर भी नहीं देंगे। तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा अपमानजनक संधि थी जो अलीनगर की संधि थी। कब होती है? फरवरी 1757 में, अंग्रेजों के बीच में और सिराजुद्दौला के बीच में, जिससे अंग्रेजों को क्या क्या अधिकार मिल जाते हैं? एक तो कलकत्ता की किलेबंदी करने का, दूसरा सिक्के डालने का, और तीसरा कोई भी कर न देने का। प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को बंगाल में भागीरथी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर अंग्रेजों तथा सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध होता है। असलियत में भैया कोई युद्ध नहीं था, ये तो एक षड्यंत्र था, क्योंकि जो रॉबर्ट क्लाइव होता है, वो जितने मेन लोग होते हैं, जैसे सेनापति होता है मीर जाफर जो कि बाद में इसका नवाब बनेगा,
उसके साथ साथ भाई और जो भी हैं जैसे अमित चंद्र है, राय दुर्लभ है, शौकत जंग, जगत सेठ, घसीटी बेगम, इनको अपनी तरफ मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये कोई युद्ध नहीं है, ये एक षड्यंत्र माना जाता है। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। इसे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। विलियम पिट ने इसे स्वर्ग से उत्पन्न कहा, किसको भी? रॉबर्ट क्लाइव को। प्रभाव: मीर जाफर बंगाल का नया नवाब बना, जो कि अंग्रेजों की कठपुतली था। बंगाल की लूट आरंभ हो गई, 24 परगनी का क्षेत्र मिलता है। इस युद्ध से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ती है। प्लासी युद्ध से क्या होगा? अभी नींव पड़ेगी, और बक्सर के युद्ध से स्थापना ही हो जाएगी। ठीक है, दूसरा युद्ध भी बक्सर का युद्ध। कारण: मीर जाफर की जगह मीर कासिम बंगाल का नया नवाब बना, जो कि बंगाल सूबे के एक स्वतंत्र राजा के रूप में कार्य करना चाहता था। जो मीर जाफर था वो तो कठपुतली था, लेकिन जो मीर कासिम था भाई वो थोड़ा सा योग्य था, और वो क्या करना चाहता था? खुद शासन करना चाहता था। इसने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को नियुक्त किया। इसने अंग्रेजों के बंगाल में स्वतंत्र व्यापार पर रोक लगा दी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुचित व्यापार से नाखुश थे। आपको पता होना चाहिए जो बक्सर का युद्ध है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं। एक साइड तो जो है मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम होता है। दूसरी साइड जो उस टाइम मुगल शासक था भाई, कौन था? शाह आलम द्वितीय। और जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला और शुजाउद्दौला में अंतर है भाई। शुजाउद्दौला अवध का नवाब है, और सिराजुद्दौला वो है जो बंगाल का नवाब है जिसके साथ प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, और शुजाउद्दौला अवध का नवाब है जो बक्सर के युद्ध में तीन, मतलब एक साइड 3 लोग हैं और एक साइड अंग्रेजी सेना है। ये जो बक्सर वाला युद्ध है उस टाइम जो अंग्रेज होता है वो हेक्टर मुनरो होता है। इसमें ये तीनों ही हार जाते हैं, और संधि करने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को स्पेशल लंदन से बुला लिया जाता है। ठीक है, तो संधि किसके बीच में होती है? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। तो 2 संधि होंगी, एक तो होगी भाई 12 अगस्त 1765 को, और एक होगी 16 अगस्त 1765 को। दोनों ही संधि इलाहाबाद संधि के नाम से जाने जाती है। 12 अगस्त वाली किसके साथ होगी? जो आपका मुगल सम्राट है, ठीक है, शाह आलम द्वितीय के साथ। और जो 16 अगस्त वाली है वो किसके साथ होगी? आपकी शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब है। ठीक है, पहले वाली होगी बंगाल के नवाब और उसके साथ। ठीक है, बंगाल का नवाब इस टाइम अब कौन बना देंगे भैया? नजमुद्दौला को बना देंगे। अब मैं आपको इसमें से करवा देती हूँ भी। कारण: मीर जाफर की ये हमने कर लिए थे ना कारण। इसके बाद है घटना। जो बक्सर विद्रोह में स्थित, बक्सर कहाँ पर है भी? बिहार में स्थित है। 22 अक्टूबर 1764 को एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसका सेनापति हेक्टर मुनरो था, और दूसरी तरफ संयुक्त सेना थी भी। बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। संधि होती है भी इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 17, क्योंकि इसमें यह हार जाते हैं तो संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। यह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको किस किस की मिल जाती है? अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कि राजस्व वसूल करने का अधिकार इनको मिल जाता है। शाह आलम द्वितीय पहला पेंशनर बनता है। इसको 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देनी होती है अंग्रेजों को। पहला पेंशनर बन गया ये कड़ा, और इलाहाबाद का क्षेत्र शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाता है। अब शाह आलम द्वितीय का तो मतलब ये है कि इन्हीं के पास रहेगा। शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। बंगाल में द्वैध शासन की इलाहाबाद की बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट होता है। जिसको आगे कौन समाप्त करेगा भाई? वारेन हेस्टिंग्स समाप्त करेगा। ठीक है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में अवध के नवाब तथा रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है। अवध के खर्च पर अंग्रेजी सेना रखी जाती है। अवध में कर मुक्त व्यापार स्टार्ट होता है, और चुनार का जो दुर्ग है वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है। अब निष्कर्ष इस प्रकार, जहाँ प्लासी के युद्ध से ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का कार्य किया, वहीं बक्सर के युद्ध ने भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित किया। द्वैध का मतलब क्या होता है? निजामत यानी कि प्रशासन वो नवाब के पास थे, और दीवानी यानी कि वित्त अधिकार वो कंपनी के पास थे। ठीक है, द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन है भी मैसूर वाले युद्ध। ठीक है, मैसूर यदुराय वोड्यार द्वारा 1399 में स्थापना की गई थी। यह पहले विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा था। 1565 में तालीकोटा, आपको पता भी तालीकोटा को बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का अंत होना स्टार्ट हो जाता है इससे। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो जाता है। अंतिम वोडियार शासक कृष्णराज द्वितीय के समय में हैदर अली डिंडीगुल का फौजदार होता है। 1755 में होता भी फौजदार, और 1766 में यह मैसूर का शासक बन जाता है। मैसूर के कुल 4 युद्ध होते हैं अंग्रेजों और हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच में। एक बार मैं आपको वैसे बता देती हूँ पहले।
जो पहला अंगल मैसूर युद्ध होता है वो कब तक होगा अभी 1767 से लेकर 1769 तक होगा। तो उस टाइम जो है प्रमुख कौन होगा अभी, वरेलास्ट। जितने उस टाइम पर जो है ना आप क्या बोलेंगे, गवर्नर, ठीक है, जो गवर्नर है ना वही उस टाइम उसके प्रमुख माने जाएंगे। तो पहला युद्ध होता है 1767 से 1769 में। उसमें पहले वाले में कौन जीत जाता है, हैदर अली। दूसरा होता है भी 80 से 84। 80 से 84 वाले में देखो आपको ऐसे याद रखना है भी कौन था उस टाइम पर, वारन हेस्टिगस था ना। तो एक साइड वारन हेस्टिगस हो गया, दूसरी तरफ हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों आ जाएंगे इस युद्ध में, क्योंकि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी। तो उसके बाद का जो है ना युद्ध का संचालन वो कौन करेगा, उसका पुत्र टीपू सुल्तान करेगा। जो पहला युद्ध था ना वो मद्रास की संधि से समाप्त होता है, दूसरा युद्ध मैंगलोर की संधि से समाप्त होता है। तीसरा अंगल मैसूर युद्ध किस किसके बीच में होगा भी, 1790 से 1792 में। ये किसके बीच होगा भी, टीपू सुल्तान और 92 में कौन होगा, अभी आप याद रखो भी 1793 में कौन सी संधि लागू होती है, कौन सा स्थायी बंदोबस्त 1793 में कौन करता भी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका मतलब उस टाइम पर लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और उसको आधा राज्य और शायद अपने 2 बेटे उसको देने पड़ते हैं, ठीक है। और कुछ भाई शायद पैसों में भी था, एक दिन बताया था एक बच्चे ने, वो मेरे को याद नहीं, आप एक बार देख लेना, ठीक है। और चौथा युद्ध भी 1799 में टीपू सुल्तान और साम्राज्यवादी लॉर्ड वेल्जली के द्वारा। जो तीसरा है वो श्रीरंगपट्टनम। चौथे में कोई संधि नहीं होगी क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। एक बार मैं आपको इसमें से करवा देती हूँ। पहला अंगल मैसूर युद्ध, यह युद्ध 1767 से 1769 के बीच हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य होता है। उस समय अंग्रेज प्रमुख वेरेलास्ट था। यह युद्ध मद्रास की संधि से समाप्त होता है 1769 में। इसमें हैदर अली विजय होता है। दूसरा अंगल मैसूर युद्ध, यह युद्ध हैदर अली तथा अंग्रेजी सेना नायक वारन हेस्टिगस के मध्य आरंभ होता है 1780 से 1784 तक, जिसमें 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। आगे का नेतृत्व उसका बेटा टीपू सुल्तान करता है। इस युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होती है, यह मैंगलोर की संधि से समाप्त हो जाता है। तीसरा अंगल मैसूर युद्ध 90 से 92 में होता है, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है और श्रीरंगपट्टनम की, आपको पता है ना, श्रीरंगपट्टनम में ही स्वतंत्रता का वृक्ष जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था भी टीपू सुल्तान ने। यह श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। इसके आप वो याद कर लेना भी, एक तो वो आधा राज्य देता है, शायद 2 बेटे देता है अपने उनके अंग्रेजों को, ठीक है। चौथा अंगल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान तथा साम्राज्यवादी लॉर्ड वेल्जली के मध्य होता है। इस युद्ध में टीपू की मृत्यु हो जाती है। प्रभाव, इस युद्ध के साथ ही दक्षिण में भी अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। अगला है भी मराठा। मराठों में ब्रिटिश शासन। अब मराठा में आपको पता भी यहाँ पे कौन है, जो पेशवा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। मराठा में ब्रिटिश शासन। अंग्रेजों तथा मराठों के मध्य कुल 3 युद्ध लड़े गए थे भी। पहला अंगल मराठा युद्ध कब होता है, यह युद्ध अंग्रेजों की तरफ से वारन हेस्टिगस और मराठों की तरफ से, क्योंकि उस टाइम पर वारन हेस्टिगस है, तो 1775 से 1782 में। अब मराठों की तरफ से कौन कौन है, रघुनाथ राव और नाना फडणवीस हैं भी। इस समय माधवराव द्वितीय पेशवा था। पेशवा कौन था भी, माधवराव द्वितीय। जो इसमें माधवराव द्वितीय है और अगले में कौन आएगा भी, जो अगले 2 होंगे उसमें कौन होंगे, पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगले दोनों में ही पेशवा बाजीराव द्वितीय है और इसमें कौन है, माधवराव द्वितीय। कारण, पेशवा पद को लेकर मतभेद था, अंग्रेजों का वाणिज्यिक व राजनीतिक लाभ। अब संधि, कारण तो क्या था भी, एक तो पेशवा पद को लेकर मतभेद था, दूसरा अंग्रेजों का वाणिज्यिक तथा राजनीतिक लाभ। संधि, इसमें 3-4 संधियां होंगी भी। सालबाई की सबसे पहले होगी आपकी 1775 में सूरत की संधि रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। सूरत की संधि 1775 में। 1779 में भी वडगांव की संधि मराठा और अंग्रेजों के बीच में। और सालबाई की संधि जिसके द्वारा ये समाप्त होता है हेस्टिगस और नाना फडणवीस के बीच 1782 में, ठीक है। दूसरा मराठा युद्ध, यह युद्ध लॉर्ड वेल्जली तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय के मध्य 1803 से 1805 में होता है। पेशवा और अंग्रेजों के मध्य बसीन की सहायक संधि होना, नेपोलियन का उदय होना और फ्रांस के आक्रमण का भय होना। इसी टाइम पे फ्रांस में नेपोलियन का उदय होता है तो अंग्रेजों को फ्रांस के आक्रमण का भय होता है, ठीक है। पेशवा और अंग्रेजों के मध्य बसीन की संधि होना 1803 से 1805। पहले वाला कब से कब तक अभी 1775 से 1782। दूसरा 1803 से 1805। जो पहले वाला उसमें कौन कौन सी संधि हुई है, एक तो वडगांव की संधि, एक सूरत की संधि और एक जो 1782 में होती है भी सालबाई की संधि, ठीक है, वो आपको याद रखनी है। दूसरा उत्ता क्यों है, दूसरे वाले में भी पेशवा बाजीराव द्वितीय है और उत्ता क्यों है, क्योंकि पेशवा और अंग्रेजों के मध्य बशीन की सहायक संधि होना और नेपोलियन का उदय और फ्रांस के आक्रमण का भय होना।
संधि 1803 में भोसले के साथ देवगांव की संधि होना, 1803 में ही सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि होना, 1805 में होलकर के साथ राजपुर घाट की संधि होना। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, अब भी कौन है भाई, पेशवा बाजीराव द्वितीय है और है कौन, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक, गवर्नर कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। 1817 से 1819 में होता है। कारण, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा पिंडारियों का दमन करना, क्योंकि पिंडारी पहले क्या थे भी, मराठा की सेना का ही हिस्सा थे। सिंधिया तथा होलकर के साथ अपमानजनक संधियां करना। संधि, ग्वालियर की संधि 1817 में सिंधिया के साथ और 1818 में मंदसौर की संधि होलकर के साथ। आपको याद रखनी भी, 1817 में जो संधि होती है वो सिंधिया के साथ होती है ग्वालियर की, और 1818 में जो संधि होती है वो मंदसौर की संधि होती है होलकर के साथ। घटना, पेशवा बाजीराव द्वितीय को किर्की के युद्ध में हराया जाता है। भोसले को सीताबर्डी और होलकर को महिंदपुर के में पराजित किया जाता है। मराठा संघ का विघटन कर दिया जाता है 1818 में। ठीक है, पहले वाला आपने देख लिया, कब से कब तक है, 1775 से 1782 तक। दूसरा 1803 से 1805 तक, और तीसरा 1817 से 1818 तक। जो पहले वाला है उसमें कौन है, माधवराव द्वितीय है पेशवा, और जो दो बाकी के हैं उसमें कौन कौन है भी, एक तो दोनों में पेशवा बाजीराव द्वितीय हैं। जो सबसे पहले वाला होता है उसमें कौन होता है, वारन हेस्टिंग्स होता है, और दूसरे वाले जो है 1803 से 5 में कौन होगा, सहायक संधि किसने लागू की थी, लॉर्ड वेल्जली, तो लॉर्ड वेल्जली होगा। और तीसरे के टाइम पर कौन है भी, लॉर्ड हेस्टिंग्स है। तो ये मैंने आपको पूरा करवा दिया, एक बार आप डिटेल में खुद पढ़ लेना। उसके बाद भी आंग्ल सिख युद्ध, दो आंग्ल सिख युद्ध होते हैं भाई। ठीक है, पहला आंग्ल सिख युद्ध, यह युद्ध 1845 से 40 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग और भारत का प्रधान सेनापति डफ और पंजाब की रानी जिंदा के बीच में होता है। अब कारण क्या है, जो रानी जिंदा थी वो क्या थी, महत्वाकांक्षी थी, अंग्रेजी सरकार की कूटनीति। महत्वपूर्ण युद्ध, अब इस पहले जो पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है, इसमें 2-3 युद्ध होते हैं, वो आपको याद रखने हैं। एक है मुदकी, फिरोज शाह, बदोवाल और अलीवाल का युद्ध। सबराव की लड़ाई, सिख सेनापति और लाल सिंह और तेज सिंह का विश्वासघात होना। ठीक है, सबराव की लड़ाई, एक तो मुदकी की, अलीवाल का युद्ध, दूसरा सबराव की लड़ाई। परिणाम क्या होते हैं भाई, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि होना, 22 दिसंबर 1846 को भैरोवाल, यानी कि 2 संधि होती है, एक लाहौर की एक भैरोवाल की। जो लाहौर की होती है वो 9 मार्च 1846 को, और उसी वर्ष फिर भैरोवाल की 22 दिसंबर 1846 को। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध, यह युद्ध 1848 से 49 में गवर्नर जनरल डलहौजी, चार्ल्स नेपियर तथा लॉर्ड गफ और रानी जिंदल के बीच में होता है। कारण क्या क्या है भी, रानी जिंदल के साथ दुर्व्यवहार करना, लाहौर भैरोवाल की अपमानजनक संधि, जो ऊपर 2 संधि हुई थी वो अपमानजनक थी, पंजाब की जनता के द्वारा 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, ब्रिटिश रेजिडेंट ने मुल्तान के गवर्नर को अपदस्थ कर दिया था। युद्ध, रामनगर का युद्ध 1848 में जनरल गफ और शेर सिंह के बीच होता है। चिलियनवाड़ा का युद्ध 1849 में गफ और शेर सिंह के बीच होता है। गुजरात या तोपों का युद्ध 1849 में चार्ल्स नेपियर के बीच में होता है। परिणाम, लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया भी। ठीक है, कौन करता है, लॉर्ड डलहौजी। पंजाब का प्रशासन 3 सदस्यों की कमेटी को सौंप दिया जाता है। हेनरी लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं। अल्पवयस्क दिलीप सिंह को 50,000 की वार्षिक पेंशन देकर ब्रिटेन भेज दिया जाता है। यह हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है भी, आंग्ल फ्रांस युद्ध। तो 3 आंग्ल फ्रांस युद्ध होते हैं। भूमिका, 1742 तक जो फ्रांसीसी कंपनी था उसका उद्देश्य क्या था भाई, सिर्फ व्यापार करना था। लेकिन 1742 में डुप्ले गवर्नर बनकर आता, जो कि एक महत्वाकांक्षी गवर्नर है, वह साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है, भारतीयों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर देता है, जिसके कारण अंग्रेजों के साथ संघर्ष आरंभ हो जाते हैं। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के मध्य 3 कर्नाटक के युद्ध होते हैं, इसको कर्नाटक के युद्ध बोला जाता है। पहला कर्नाटक का युद्ध, यह युद्ध 1746 से 1748 में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। इसके कारण है भी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, कारण क्या है इसका, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। घटना क्या होती है इसमें, डुप्ले बनाम मोर्सो की लड़ाई होती है, अडियार की लड़ाई होती है, सेंट थोमे की लड़ाई 1746 में। कैप्टन कौन है भी, पैराडाइज फ्रांस का है और अनुवर्दीन कर्नाटक का। दूसरा कर्नाटक युद्ध, यह 1749 से 54 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होता है। और कारण क्या है, हैदराबाद और कर्नाटक में विवादास्पद उत्तराधिकार, मतलब हैदराबाद में जो है अंग्रेज तो किसको बोल रहे हैं भी, नासिर जंग को, और फ्रांसीसी किसको बोल रहे हैं, मुजफ्फर जंग को। उसी तरीके से कर्नाटक में किसको बिठाना चाहते हैं अंग्रेज, अनुवरुद्दीन को, और फ्रांसीसी किसको बनाना चाहते हैं भी, चंदा साहिब को। तो इन दोनों चीजों को लेकर इनका
आपस में युद्ध हो जाता है। घटना, अंबार की लड़ाई 1749 में डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है, उसकी जगह गोडेहू नया गवर्नर बनकर आता है। संधि भी पांडिचेरी की संधि होती है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध, यह युद्ध 1758 से 1763 के मध्य अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। कारण, सप्तवर्षीय युद्ध जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था, उसी का विस्तार है। 1756 से 63 में होता है। फ्रांस का गवर्नर लाली होता है। वान दिवस का, इसमें वान दिवस का युद्ध होता भी सबको पता है 12 जनवरी 1760 को अंग्रेज और आयरकूट के बीच में। ठीक है, अंग्रेज आयरकूट होता है और लाली फ्रांस का कौन होता है, लाली होता है। वान दिवस के युद्ध में बुरी तरह से हार जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो है इनका फ्रांसीसियों का जो है ना अब जो पकड़ है वो कमजोर हो जाएगी। पेरिस की संधि, जो पहले वाला है ना भाई, वो ला सैपल की संधि से समाप्त होता है। ठीक है, याद रख लेना। तो हमने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है भाई। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।